मतलब बीजेपी के पोस्टर बॉय का बीजेपी के मिनिस्टर से मैटर हो गया और गाली सुधीर चौधरी को पड़ रही है। गुड न्यूज, नोएडा में कांड हुआ बट कुत्ते ने किसी को नहीं काटा। बीजेपी मतलब भूपेंद्र जोगी पार्टी। You are looking dumb ass. अगर अरेस्ट करो तो इसके दूर दूर तक कैंची का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वरना बाहर रहे तो पॉल्यूशन मार देगा, अंदर रहे तो भूकंप, और अगर कहीं की नहीं रहे तो राजनीति मार देगी। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, वर्ल्ड कप में कोहली से ज्यादा अगर इन दोनों कुछ चल रहा है तो वो है कलिश। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक गिफ्ट है जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 4 तारीख को खबर फैली कि यूट्यूबर एल्विश यादव को कोटा से अरेस्ट कर लिया गया है, और इससे पहले सुधीर भाई अपने ब्लैक एंड व्हाइट करते, पता चला कि नहीं, पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। ये क्या है? हाँ भाई, क्या है ये? मतलब बीजेपी के पोस्टर बॉय का बीजेपी के मिनिस्टर से मैटर हो गया और गाली सुधीर चौधरी को पड़ रही है। अच्छा, फॉर दोस कंफ्यूज्ड, अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, सिस्टम हैंग नहीं बट हाँ लैग कर रहा है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल। 3 तारीख को एक खबर आई कि नोएडा की एक रेव पार्टी में सांपों के जहर की स्मगलिंग पकड़ी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाउ गुड न्यूज, नोएडा में कांड हुआ बट कुत्ते ने किसी को नहीं काटा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बट बैड न्यूज, एफआईआर में यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम शामिल था। यूपी पुलिस की एफआईआर में यह आरोप लगाया कि एल्विश यादव इन रेव पार्टीज में सांपों की जहर को सप्लाई करते थे। नाउ इंटरेस्टिंगली, ये पहला मामला है जहां यूपी पुलिस और यादव एक ही लाइन में है और समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा लड़का नहीं है। नाउ चाउमीन पेप्सी पर बिकने वाली जनता, पहले समझ लो कि रेव पार्टी होती क्या है। रेव पार्टी मतलब प्रोहिबिटेड ड्रग्स, मतलब वहां जहां अमीरों का सुलोचन मिलता है, कोठी बंगले में नाक से नमक, साइकेडेलिक, कोकेन, श्रूम्स, एलएसडी, एसिड, सांप का जहर। तुम्हारे हॉस्टल में जहां नशे खत्म होते हैं यहां शुरू होते हैं। अब यहाँ पे ना प्रोहिबिटेड ड्रग्स, इलीगल सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको लेना, कंज्यूम करना, जुगाड़ना, ये सब ऊपर लेवल का काम है। तो जब ये रेव पार्टी में पकड़ना और फिर इसमें एल्विश के नाम आने की बात हुई तो एल्विश ने वीडियो बना के कहा कि इसमें मेरा 1%, सॉरी 0.1% भी हाथ नहीं है। खाओ मां कसम। नाउ एंटर मेनका गांधी, बीजेपी मिनिस्टर एंड अ बिग एनिमल राइट एक्टिविस्ट। कुछ टाइम पहले इन्होंने इस्कॉन पे भी इल्जाम लगाया था। इन्होंने बोला कि नहीं, यही आदमी है, हमारी टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, अरेस्ट किया जाना चाहिए, यही है। खाओ मां कसम। देखो, सांप का जहर बेचा या नहीं बेचा ये आगे जाके इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मतलब बट मेरी बात तो जरूरत नहीं थी, इससे अच्छा अपना गाना सुना देते। अरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट्ठे, चिकित भाजागा रे बीगे किले कुल्ले साले यत्ते। ओहो, कतई जहर। Now if you do not know, एल्विश यादव as a personality is very controversial that way। या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या तो बिल्कुल नापसंद। Explains why he is the poster boy of BJP। बट अगेन, आरोप बहुत गंभीर है, लिटमस टेस्ट है एक तरह से। अगर ये झूठे निकलते हैं तो भाई माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो दूसरे का। लेकिन अगर सच साबित होते हैं तो भाई आपको अपना सिस्टम और रोल मॉडल दोनों अपडेट करना चाहिए फिर। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? अरे यार, और नहीं सह पाऊंगा भाई मैं, प्लीज भाई। क्या कंटेंट स्पेस में अगर इनसे भी ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है तो वो है ये मोहतरमा उर्फी जावेद, जो किसी भी चीज का आउटफिट बना देती है कपड़ा छोड़कर। जिस टाइम एल्विश कांड हुआ उसी टाइम पर एक वीडियो वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस की 2 महिला ऑफिसर उर्फी जावेद को छोटे कपड़े पहनने के जुर्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती हैं। एंड जैसे ही वीडियो वायरल हुई हर जगह ट्रेंड होने लगा कि चलो भाई इनके भी लग गए। ये तो साला होना ही। बट अगर आप थोड़ा फोकस से वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे क्या चल रहा है। पर्दाफाश, ये दरअसल वीडियो एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए शूट हुई थी। एंड क्रेडिट्स टू द मार्केटिंग टीम, आइडिया बहुत अच्छा था बट आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा कैजुअल था। क्योंकि फिर असली वाली मुंबई पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि मुंबई पुलिस की वर्दी और उनके चिन्ह का गलत इस्तेमाल हुआ है और मामला दर्ज कर दिया। और फिर गाड़ी तो सीज हुई, नकली की पुलिस असली की कैदी बन गई। उर्फी जावेद पर भी मामला दर्ज हो गया है, लेने के देने हो गए। बट यू नो, आई लाइक उर्फी जावेद। मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ऑनेस्ट है। आप इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों करती हो? फेम चाहिए मुझे। आप इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हो? इंस्टाग्राम पर लाइक्स आते हैं, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? कुछ भी कहें, बस लाइक करके चले जाएं। सो बेसिकली शी इज वेरी ऑनेस्ट। एंड छोटा मुंह बड़ी बात, मुंबई पुलिस को एडवाइस, अगर अरेस्ट करो तो इसके दूर दूर तक कैंची का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वरना ये कैदी की यूनिफॉर्म का भी आउटफिट बनाते। बड़े दुख की बात है कि एनसीआर में 7 करोड़ लोग
जहर खरीद रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब 7 लोग जहर बेच रहे थे तो पूरा देश हाय हाय करने लगा। देखो नॉर्मली अगर AQI मीटर पर रीडिंग 50 हो तो उसको नॉर्मल हवा माना जाता है, लेकिन इस पूरे हफ्ते दिल्ली NCR में उससे AQI 10 गुना ज्यादा रहा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कह रहे थे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली NCR में सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ चुका है। पंजाब हरियाणा में फार्म फायर्स दोबारा बढ़ चुकी हैं, पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप चालू हो चुका है और अब अगले 5 महीने तक दिल्ली की जनता जहर सूंघेगी, आपके बच्चे गैस चेंबर में मरेंगे धीरे धीरे। एंड मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे नेताओं से, ना उनको फर्क पड़ता है ना तुमको। इससे किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता कि आप जहां रह रहे हो वहां लेने के लिए सांस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बोल दूं कि ग्रेटर कैलाश में प्रॉपर्टी रेट कम हो गए तो 4 अंकल के कान खड़े हो जाएंगे अभी। एंड ये कितनी आयरॉनिक सी बात है कि हम वहां पर रहने के लिए उस जगह को अपना नेशनल कैपिटल बोलते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं जहां पर लेने की सांस नहीं है लोगों के पास। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर लोगों को एटलीस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज तो नहीं खरीदनी चाहिए, जो खरीद रहे हैं वो बेच देनी चाहिए। और जब वहां पे प्रॉपर्टी रेट्स डाउन होंगे तब शायद लोग बोलेंगे कि नहीं, शायद आपकी कैपिटलिस्ट बुद्धि से ज्यादा आपकी सांस जरूरी है। खैर, बट दैट्स माय ओपिनियन। बट दिल्ली वालों के लिए कितनी अजीब सी विडंबना है देखो आप, कि बाहर रहे तो पॉल्यूशन मार देगा, अंदर रहे तो भूकंप, और अगर कहीं की नहीं रहे तो राजनीति मार देगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, एक डेटा लीक की खबर फैली है विच इफ ट्रू, एंड अगेन अ बिग इफ, देन इट इज द बिगेस्ट डेटा लीक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रीसिक्योरिटी, अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने बताया कि इंटरनेट पर एक यूजर है PWN001, जिसने क्लेम किया कि उसके पास 815 मिलियन, या अगर हिंदी में कहें तो लगभग 81 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डेटा, विच इंक्लूड्स देयर नाम, देयर एड्रेस, देयर फोन नंबर, देयर वोटर आईडी, आधार कार्ड, सारा डेटा है उसके पास, जो अपेरेंटली ICMR से चुराया गया है। जब आप वैक्सीनेशन करा रहे थे ना तो आप ही ने ये सब बताया था उनको। हाँ, उस डेटा को कोई हैकर डार्क वेब पे बेच रहा है। और भाई सैंपल भी दिया था ना, तो उसने एक सैंपल स्प्रेडशीट भी दिया आधार कार्ड के साथ, और जब रीसिक्योरिटी ने वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ भाई सच है। खैर, सरकार की तरफ से इमरजेंसी प्रोटोकॉल लगा दिए गए हैं। सर्टेन नाम की एक एजेंसी है जो इस सबको मॉनिटर करती है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगा दिया है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया है। 80 करोड़ लोगों का डेटा, बहुत बड़ा नंबर है ये। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, जर्मनी की पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा। एंड मोस्ट प्रोबब्ली अपना भी नाम है इसमें। बड़े प्रिवेसी के नाम पर लाखों का आईफोन ले रहे थे, एक्सेल शीट में बिक गए चवन्नियों के भाव पे। चलो अगली नॉट सो इंपॉर्टेंट बट वर्थ मेंशनिंग न्यूज इज फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलेटेड टू प्रिवेसी। एप्पल कंपनी ने इंडिया के कई सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको एक अलर्ट मैसेज इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स माइट बी ट्राइंग टू गेट इनटू योर आईफोन। मतलब कि जो स्टेट स्पॉन्सर कुछ हैकर हैं वो आके आपके आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस लीडर्स इंक्लूडेड महुआ मोइत्रा, पवन खेरा, शशि थरूर, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इस मैसेज को इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया। बाद में एप्पल ने क्लैरिफाई करके कहा कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर का नाम नहीं लिया है। बाद में सरकार ने कहा कि भाई देखो, पहली बात हमारा तो उसमें कोई हाथ नहीं है, दूसरी बात सिक्योरिटी को हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत सीरियसली लेते हैं, इस चीज को हम देखते हैं, हम करते हैं प्रबंध। इस केस के बारे में बाकी पूरी डिटेल्स आपको इस हफ्ते के सभा पत्र में मिल जाएगी। नहीं किया ना तुमने सब्सक्राइब, बदतमीज। अगली पॉलिटिकली चार्ज्ड खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर मराठा रिजर्वेशन को लेकर इस हफ्ते वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। अब इस न्यूज को अगर समझना है तो इस व्यक्ति से आप थोड़ा रूबरू हो लो। ये है मनोज पाटिल, वहां के लोकल बट बहुत ही इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, जो स्टेट की 33% मराठा कम्युनिटी की रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मराठी नहीं, वो भाषा है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हो तो समझ लो कि जो महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी की रिजर्वेशन की डिमांड है, ये बहुत पुरानी डिमांड है, लगभग 50 साल पुराना मुद्दा है, जिसमें कहते हैं कि भाई जो महाराष्ट्र में एजुकेशन में और जॉब्स में मराठा कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। कई सारे एक्टिविस्ट की इसमें जान गई है, कई सारे तख्ता पलट हुए हैं इसको लेकर। कुछ साल पहले रिजर्वेशन पास हो गया था, बट फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नदारद कर दिया, कहा कि भाई 50% के रिजर्वेशन कोटा से ऊपर जा रहा है, और मंडल कमीशन कहता है कि कहीं भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। खैर, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों इसको लेकर काफी हवा है ना। कुछ टाइम पहले कुछ सिटीज में इंटरनेट शटडाउन हो गए थे, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। देश में रोड एक्सीडेंट्स पर एक डेटा आया है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश की जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होती है, वो हर साल जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके पास जानकारी पहुंचती है, तो वो सारा डेटा कंपाइल करके एक बार रिपोर्ट निकालते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल रिपोर्ट होती है। वैसे सब बताते हैं कि कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, कहां एक्सीडेंट हुआ, किस गाड़ी से हुआ, किस समय पर हुआ, कितने लोगों ने गाली खाई, कितनों की कुटाई हुई। नहीं यार, ये नहीं बताते। बताने वाली बात नहीं है। कुछ लोग यार जेन्युइनली गाली खाने के काम करते हैं। देखो, तो रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ी के सामने आ रहे हो, हम ब्रेक मार के तुम्हारी जान बचाए और फिर तुमको चूतिया भी ना बोले, ऐसा थोड़ी होता है।
खैर 2022 की रिपोर्ट इस हफ्ते आई जिसमें पता चला कि रोड एक्सीडेंट्स में 12% की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2021 में लगभग 4,12,000 एक्सीडेंट हुए थे, 2022 में 4,61,000 एक्सीडेंट हुए। और सिर्फ यही नहीं, ऑलमोस्ट हर क्राइटेरिया, चाहे वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो, नंबर ऑफ इंजरीज हो, नंबर ऑफ डेथ्स हो, सब में एक इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि कुछ फैक्टर्स हैं जो इस साल भी कॉमन रहे, जैसे कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने की वजह ओवर स्पीडिंग, दूसरी सबसे बड़ी वजह रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स कहां होते हैं नेशनल हाईवेज पे, सबसे ज्यादा जो टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स पीक आवर। अगर आपको इस साल की रिपोर्ट जांचना है, पूरी रिपोर्ट पढ़नी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपको इस डेटा का एनालिसिस चाहिए तो हमने ये वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जाननी है तो वो हमने छांट कर इस हफ्ते के सभापत्र में बताया है। अगली बड़ी खबर यह है कि देश में सेलिब्रिटी फैन पेजेस की तादाद काफी बढ़ गई है और उसकी पुष्टि तब हुई जब सीएमआई ने बताया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया है। ऑन अ सीरियस नोट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो संस्था जो देश में बेरोजगारी दर की बताती है, सरकारी संस्था है, उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% रहा, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रहा, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब इसमें जो मेजर जॉब डिक्लाइन आया है वो रूरल सेक्टर में है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आईटी सेक्टर है अब उसमें भी जॉब्स में कमी आ गई है। इसी हफ्ते खबर आई है कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के आईटी सेक्टर में नौकरियों में कमी देखी गई है, जो कि कभी नहीं होता। इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई हुई है, बट अब देखा जा रहा है कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ऐसी जो कंपनीज हैं वो अब अपनी हायरिंग में कमी ला रही है। कैंपस प्लेसमेंट उन्होंने रोक दी है। अब इसको ऑब्वियसली देखो, ये नहीं बोल सकते कि सरकार है, सब है, ये है, कई सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं। यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, अब इजराइल पैलेस्टीन वाला चल रहा है, एंड दिस मैसिव इंक्रोचमेंट ऑफ एआई, ये सब भी चल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस कर लो इसमें कि अगर देखो आप बहुत ब्रिलियंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है ना, यू आर पैशनेट अबाउट दिस, देन यू विल बी सक्सेसफुल ना। आईटी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बट अगर आप उनमें से हो जो बस अपना भाई करियर उसलिए कर रहा है, इंजीनियरिंग बस इसलिए कर रहा है क्योंकि माँ बाप ने कहा है, गाजियाबाद, नोएडा के या फिर कहीं साला बैंगलोर के किसी कॉलेज में पढ़े हो, बस पास हो रहे हो, सोच रहे हो कि कोई नौकरी लग जाएगी, नहीं होगा। शायद हो सकता है कि 2000 और 2001 में वो सही है कि आपको इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट मिला और आपको यहां पे नौकरी लगी। अब ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 1-2 साल बाद आपको कहीं 20,000 21,000 की नौकरी मिलेगी, बट 2 साल घिसने के बाद समझ में आएगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं टिकना। तो अब समझ जाओ उस चीज को और अपने आपको या तो अपना फील्ड बदलो या अपने आपको अपस्किल करो। और अपस्किल करने का सबसे अच्छा तरीका, आई होप कोई स्पॉन्सर होता है यहां पे इंसर्ट कर देता, बट नहीं है, ऐसा बड़ा भाई बता रहा हूं, सुन लो। टाइम सिर्फ तुम्हारा खराब थोड़ी चल रहा है। अच्छा, आप सब व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, और अगर करते हैं तो ध्यान से सुनना, अगली खबर आपके लिए है। व्हाट्सएप बहुत ही जल्द एक ऑल्टरनेट प्रोफाइल का ऑप्शन ला सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो एंड्रॉइड फोन्स में इसका बीटा वर्जन टेस्ट किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि व्हाट्सएप का एक ही नंबर होता है, हम जगह जगह बांटते घूमते हैं, है ना। अगर कहीं अपने घर वालों को नंबर देना है तो भी व्हाट्सएप का सेम नंबर है, और ऑफिस में भी वही नंबर है, वहीं ऑफिस का ग्रुप वगैरह चलता है। तो कई बार प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। इसलिए व्हाट्सएप एक ऑल्टरनेट प्रोफाइल का ऑप्शन लाएगा, जहां आपका अकाउंट तो सेम होगा, बट आप एक ऑल्टरनेट प्रोफाइल रख सकते हैं, एक दूसरा प्रोफाइल पिक्चर, दूसरा नाम, जो फिर कुछ ही कॉन्टैक्ट के लिए होगा जिनको आप स्पेसिफाई करोगे। बाकी जानू सोना के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। भाई जो महारथी हैं वो समझ गए। बड़े मजाकी हो। एंड एज यूजुअल हर एपिसोड में हम एक सर्वे या एक रिपोर्ट की बात करते हैं, एंड हियर इट गोस। अच्छा, आपने जब तक नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है जब हम अपने फेवरेट गाने सुनते हैं तो एक सुकून सा मिलता है अंदर से, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक अजीब सी सहन शक्ति मिलती है। दिल का हो या दरख्त का, दर्द थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं। कई बार हम लोग मेटाफोरिकली बोल देते हैं कि दिल का दर्द कम करना हो तो गाने का भरम लगा लो। नाउ टर्न्स आउट साइंस इसको बैक करती है, बताता हूं। फ्रंटियर्स इन पेन रिसर्च, ये एक जर्नल है जिसमें स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें गाने और दर्द के बीच में कोरिलेशन बताया गया है। हुआ क्या कि लगभग 60 और लगभग ऐसे वॉलंटियर्स को लिया गया और उनके लेफ्ट आर्म पर ऐसा गर्म सा चिकाया गया, जैसे कुछ ऐसा चाय का या कॉफी का मग वाला होता है ना, वो सेंसेशन उनको दिया गया, और साथ ही में उनको उनके फेवरेट गाने सुनाए गए। जो स्टडी है उसका जो संक्षेप है वो आपको सुनाता हूं। स्टडी में पाया गया, वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट फेवरेट म्यूजिक रिड्यूस पेन बाय अबाउट 1 point on a 10-point scale, which is at least as strong as an over-the-counter painkiller like ibuprofen under the same conditions. Basically अभी मेडिकली प्रूवन है कि जब आप अपनी फेवरेट गाने सुनते हो तो अगर आपको कोई एक्सटर्नल दर्द हो रहा है ना, तो उसकी शायद इंटेंसिटी तो कम नहीं होती, बट उसकी जो अनप्लेजेंटनेस है वो कम हो जाती है, आपकी शायद सहन शक्ति बढ़ जाती है। एंड हो सकता है आपको सुन के थोड़ा सा शॉकिंग लगे, बट पर्सनली मुझे ये जानने के लिए कोई रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई गाने से दर्द कम होता है। क्योंकि कई बार कुछ गाने होते हैं ना, इतने खूबसूरत होते हैं, मतलब शब्दों में दर्द को इतनी बेहतरीन तरीके से घोला जाता है कि कानों से सीधा मरहम घुसता है अंदर। आप कुछ बॉलीवुड के गानों का एग्जाम्पल
महफिल लिख लो, जावेद साहब कितना खूबसूरत लिखते हैं कि कहने को जश्न बहारा है पर इश्क ये देख के है रहा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलबन में। या आर.डी. बर्मन साहब जब इश्क को लिखते हैं और उसको लिखा तो शायद नहीं, उन्होंने कंपोज करके बड़ा अच्छा कहा है कि जब दो प्यार में बात होती है ना कि मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदाए वादा रहा, या फिर कुन फाया कुन बहुत लोग सुनते हैं, उसमें कितनी खूबसूरत लाइन है, अब मुझको भी हो दीदार मेरा कर दे मुझे मुझसे ही रहा। तो ये वाली बातें हैं। खैर थोड़ा सा ऐसे मैं सोच रहा था कि इसी बात पे थोड़ा सा ना लिरिक्स पॉन्ड हो जाए, और आप भी अपने गाने बताओ कुछ जो सबसे फेवरेट लिरिक्स आपके हो। कई बार लिरिक्स के लिए गाने सुने जाते हैं, तो जो आपको सबसे फेवरेट लिरिक्स लगते हो आपके किसी भी गाने के, कमेंट सेक्शन में #बेस्ट लिरिक्स लिखकर गाने का नाम और वो उसकी 2 पंक्तियां लिख दो, जिससे आपका दिल खुश हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे बेस्ट लिरिक्स बताओ, थोड़ा मुशायरा हो जाए। पर भैया हम तो न्यूज सुनने आए थे यहाँ। न्यूज सुनने आए थे। चलो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल देखते हैं हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। पहला कमेंट है मिराज गेमिंग रोग का, जो बोलते हैं सार्थक भाई यू आर अ बीजेपी सपोर्टर टुडे आई अंडरस्टैंड। भाई मैं तो कभी से छुपाता ही नहीं हूं यार, मैं टोटल फुल पावर बीजेपी सपोर्टर हूं। मैं पिछले 5 सालों में जितना कंटेंट बीजेपी वालों ने दिया है उससे 5% भी ऑपोजिशन ने नहीं दिया, तो मेरी तो रोजी रोटी चलती है उनसे भाई। अच्छा ऑपोजिशन वाले अनसब्सक्राइब मत करना, बीजेपी मतलब भूपेंद्र जोगी पार्टी। अभिनव पाठक ने कमेंट किया है हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पर्सपेक्टिव इट्स अबाउट फैक्ट्स। अभिनव भाई आप लाइक अगेन ये वही बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मामला ग्रे एरिया का है। आप सही बात हो, हिस्ट्री फैक्ट्स के बारे में होती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेट्स, जैसे कि हाँ 1947 में आजादी मिली थी, सही बात है। हमारे गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और बाकी सब लीडर हैं, ये सब उसमें आजादी की जंग में शामिल थे, ये फैक्ट्स हैं। बट जैसे आप नुआंसेस में जाते हो कि भाई उनका क्या रोल था, उनके बीच में क्या चलता था, किसने किससे आजादी दिलाई, वहां पर बात पर्सपेक्टिव की हो जाती है। केस इन पॉइंट अगर आप देखें तो विनायक दामोदर सावरकर जो एक हमारे फ्रीडम फाइटर है, और उनका लेके बीजेपी और कांग्रेस राइट विंग लेफ्ट विंग कह लो, उनको लेके अलग अलग ओपिनियन रहता है। कोई मानते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनको उतना सम्मान नहीं दिया, कोई बोलते हैं कि भाई सॉरी और लेटर लिखे गए थे। बट अगेन विनायक सावरकर का जो रोल था वो था, बट डिफरेंट पीपल परसीव हिम डिफरेंटली। ऐसे अनुष्का सोलंकी बोलती है मेकअप तो है नहीं 70 घंटे लग जाएंगे, वाह वाह। देन लेट मी से क्रिकेट तो है नहीं 70 घंटे लग जाएंगे, नॉट एक्सपेक्टेड। बिल्कुल बोलो, सही बात है। 70 घंटे मेरा बस चले, मैं 80 घंटे क्रिकेट खेलूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मुंह खोल के जितनी गाली देनी हो दो, बट उतना क्रिकेट भी खिला दो। सितंग भाटिया 6906 70 ईयर ओल्ड भाटिया जी, अरे बेटा सार्थक ने वीडियो डाली क्या, संडे शुरू हो गया है बेटा, पापा आज थोड़ा और सोने दो। भाटिया जी एक बात बताइए, आपने आगे ये पॉटी का इमोजी क्यों डाला है, पहले तो ये बता दो। दूसरी बात सर बेटे को सो लेने दो, मतलब थोड़ा समझो ना, बेचारा वो भी मंडे टू सैटरडे काम करता है दिन रात, जरूरी नहीं है सुबह सुबह देखो, दोपहर में देख लो लंच टाइम में बढ़िया कड़ी चावल के साथ। हिमांशु HQ7SY क्या यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ रख दिया इसने। भाई 125 की चॉकलेट, मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल बाइंग 5 रुपए की मंच का क्रंच। भाई तुम ठीक है 125 के लिए 2 लीटर दूध समझ लो, और 125 छोड़ो, आप संडे सभा की 1 महीने की मेंबरशिप बाकी लोगों के साथ फ्री में ले लो। आप लोगों को मिलता है संडे सभा की 1 महीने की फ्री मेंबरशिप, जिसमें आपको सभा पत्र में ये आसान भाषा में इंपॉर्टेंट न्यूज सीधे आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर की जाएगी। साथ ही इसको पढ़ने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर जाके बाकी लोगों के साथ इसको डिस्कस भी कर सकते, और इसके साथ चैनल के पर्क्स, एक्सक्लूसिव BTS वीडियोस, यू नो द ड्रिल। बाकी आप में से कोई संडे सभा का मेंबर बनना चाहे तो ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आखिरी न्यूज आपके करंट अफेयर्स के लिए, यूनेस्को द्वारा कोड़िकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अच्छा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं कभी कोड़िकोड गया नहीं हूं, उसको फॉर्मली कैलिकट भी कहते थे, बट हाँ सुना बहुत है कि लिटरेचर वाइज काफी रिच सिटीज है, शहर भर में लाइब्रेरी है और जो लोग हैं वो बहुत यहाँ पर लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी सराहना करते हैं। इवन केरला लिटरेचर फेस्टिवल भी जो होता है वो हर साल इसी सिटी में होता है। ग्वालियर की जहां बात आती है तो मध्य प्रदेश में एक शहर है, सिंधिया जी जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं, वो वहीं से आते हैं। एक पुरानी लेगेसी भी रही है ग्वालियर की, और ग्वालियर को म्यूजिक के नाम पे बहुत जाना जाता है। अगर आपने तानसेन का नाम सुना हो तो ग्वालियर से ताल्लुकात रखते थे, और अगर आप संगीत में थोड़ी रुचि रखते हैं तो ग्वालियर घराने का नाम काफी मशहूर है। नॉनसेंस। हफ्ते की पहली नॉनसेंस न्यूज है गुजरात के छोटा उदयपुर के बोधेली तालुका से। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक गांव था छोटा सा, यहाँ पर जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब जो थे वो एक मीटिंग कर रहे थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के एप्लीकेशंस आए थे, उनको रिव्यू कर रहे थे। ठीक है, उसमें उनके पास कुछ 12 एप्लीकेशंस आए थे, 3 करोड़ के कुछ उनको रिम्बर्समेंट देने थे। उन्होंने कहा कि यार ये एप्लीकेशन आई है इरिगेशन डिपार्टमेंट से आई है। फिर उन्होंने पूछा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर बैठे हैं सामने, उन्होंने कहा कि भैया आपने भेजी एप्लीकेशन? कहते सर जनाब हमने तो नहीं भेजी। कहा हाँ चलो कोई ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स। एक सेकंड, पूरे तालुका में कोई दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट तो सरकार ने बनाई नहीं है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है
बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 2 फेक सरकारी ऑफिसर अपने फेक सरकारी दफ्तर के साथ पकड़े गए। गजब टूबीबाज आदमी। दरअसल इन भाई साहब ने न सिर्फ जाली कागजात के साथ ये जाली अफसर बने, बल्कि पूरा जाली दफ्तर खोल दिया और पिछले 3 सालों से ये सरकारी बाबुओं को ही घूस खिलाकर सरकारी प्रोजेक्ट का पैसा खा रहे थे। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। फेक ऑफिसर बनते हैं, इसने फेक ऑफिस ही बना दिया। गुजरात के अंदर गुजरात सरकार को लूट लिया। शाबाश। अगली नॉनसेंस न्यूज है दिल वालों की दिल्ली से, बट यहां पर दिल का नहीं बल्कि किडनी का मामला है। दरअसल कृष्णा नगर में एक दारू की दुकान में कुछ चोर देर रात दारू चोरी करने पहुंचे। 3 कुल मिला के लोग थे। 2 लोगों ने बड़ी आराम से चोरी वोरी करना स्टार्ट की। एक ने कहा चलो तुम लोग करो, मैं पैक बनाता हूं। वो वहां दारू पीने लगा। बाकी दोनों अपनी चोरी जब तक करते रहे ये टल्ली हो गए। तो ये घटनाएं वारदात पे टल्ली हुए, हैंगओवर में उठे सीधा पुलिस थाने में। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है जॉब मार्केट से। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ये। इन्होंने हाल ही में बताया कि हमारे देश में वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स 23% से बढ़कर पिछले 5 सालों में 37% तक आ गया है, अप फ्रॉम 23 टू 37%। अब लाजमी आप में से कई लोग सवाल पूछेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब कि भाई वुमेन का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो मैन का कम हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस? देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखो कभी भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात हो या लेबर फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात हो, तो कभी भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इट इंप्लाइज दैट उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है। और जॉब मार्केट में अगर हम बात करें तो इससे बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर परिवार के दोनों सदस्य मर्द औरत काम करेंगे तो जो सोशल स्टेटस है उसमें इक्वालिटी आएगी। कल्चरल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो होते ही हैं, बट एक और टर्म होता है लेबर मार्केट एफिशिएंसी, उसमें भी सुधार आता है। मतलब बेसिकली आप यही समझ लो कि जैसे कि आदमियों के अपने स्किल सेट होते हैं ना, महिलाएं भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें उनका अपना स्किल सेट होता है और वो लेबर फोर्स में लेके आती है। अब आई डू नॉट नो किस हद तक सही है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश में आप रिसेंटली देख रहे हो कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है खासकर पर कैपिटा, वो बाकी किसी भी साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रही है। उसका एक बहुत बड़ा हाथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। वहां पे महिलाएं भी काम करती हैं। वहां की आप क्लोथिंग इंडस्ट्री देख लो। क्लोथिंग को क्या कहते हैं? क्लोथिंग वस्त्र। अरे क्लोथिंग वस्त्र नहीं यार, इंडस्ट्री को कुछ कहते हैं उसमें। हाँ गारमेंट इंडस्ट्री नहीं यार, गारमेंट इंडस्ट्री कहते हैं क्या? क्लोथिंग इंडस्ट्री नहीं, क्या कहते हैं उसको? अरे फैशन इंडस्ट्री कहते हैं यार, गरीब। ओके, टाइम फॉर द गिफ्ट। जितनी भी न्यूज इस हफ्ते के एपिसोड में डिस्कस हुई है या फिर जो नहीं हो पाई है वो हम अपने न्यूज लेटर में बताते हैं, जो हम डायरेक्टली अपने मेंबर्स को उनके व्हाट्सएप पर डिलीवर करते हैं। एंड एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आज का जो न्यूज लेटर है वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। जाओ देखो पढ़ो समझो। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ फिर हमारे न्यूज लेटर से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो आप फिर जाके संडे सभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। एंड अगला सेगमेंट है हमारा संडे सभा, वो जहां पर हम एक कोई कंटेंट क्रिएटर और एक सभापति यानी कि आप में से ही किसी एक के साथ हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स को रिव्यू करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। चलें। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। तो गाइस ये है श्याम मीरा सिंह। इनको आप जानते हैं, इज अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर। बहुत अच्छी और बहुत खतरनाक ही वीडियोस बनाते हैं ये। इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में इस हफ्ते के हमारे सभापति भी हैं शिवांश जी। शिवांश बताओ क्या करते हो, कहाँ से हो? सो हाय, मैं शिवांश हूँ और करंटली मैं अभी बेरोजगार हूँ। मतलब ट्विटर पे मीम पेजेस चलाते हो? हाँ। फैन पेजेस चलाते हो ट्विटर पे। वील स्टार्ट विद अ वीडियो फाइल व्हिच इज दिस। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। श्याम मीरा सिंह, क्या आपने कभी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग ली है कभी? नहीं। खाओ माँ कसम। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आदित्यनाथ योगी। भूपेंद्र जोगी। अबे उसकी नई वीडियो वायरल हुई यार, उसमें उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं? यूएस वो जगह गया हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। इतना दया आई उसको देख के। मैं कहा दिस इज एवरी सिंगल गाय आफ्टर द पेंडेमिक। लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मेन विल बी मेन। बाद में कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। 2 ये तक सही रहता है। 2। कितने हैं? हमको तो 10 बच्चा है।
कितने प्लान है बच्चे करने का? तुम्हारे कितने प्लान है भाई? कितने होने चाहिए बच्चे? 11 मेरे क्रिकेट टीम बनाएंगे। क्रिकेट टीम बनाएंगे उसको। देखो श्याम भाई, कितने बच्चे करोगे तुम? यार मतलब जितने हो जाएं। हाँ जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने हो जाएगा क्या मतलब है? बाकी अगर सर्दी हो गई, बारिश हो गई, अगर मौसम सही बन गया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। रहा नहीं जाता। All the ceremonies were done. Something changed. मुझे जो भी करना है लाइफ में जीवन भर के लिए आपका साथ मुझे चाहिए। हरिओम 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 हे प्रभु कृष्ण प्रेमानंद। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000 सीधा सीधा रिश्वत दे दी भाई, मतलब कुछ है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके बोरी उड़ के सो गया। अगर इतना ही किसी कांग्रेस वाले ने बोल दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है श्याम मीरा सिंह क्या होता उसका? कि नौकरों के भी अकाउंट चेक हो जाते हो तक। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। अभी मुद्दा उठा इजराइल और प्लास्टीन का, उठा नहीं। अब मोदी जी ने ट्विटर पे नोट करा, वी स्टैंड बाय इजराइल, व्हाई डोंट वी स्टैंड बाय वो प्लास्टीन? Because plastic is banned in. Why not plastic? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बढ़िया, लेकिन जो चल रहा है यार इजराइल ओ हो, इट्स वेरी सैड यार। मतलब इनिशियली लगा था चलो वॉर होगा, यूक्रेन टाइप होगा, पर वही है ना कि इसमें सब लोग हेल्पलेस ही फील करते हैं। यूक्रेन वाला मामला था, सबको दिख रहा है कि यूक्रेनी लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह स्टैंड बाई यूक्रेन सब लिखा गया, लेकिन कर क्या सकता है आदमी इंडिया में रह के? बस ये चाहे कोई भी मारा जाए, चाहे हमास अटैक करे, चाहे इजराइल करे, अपन लोग तो हेल्पलेस ही फील करते हैं, अपन कुछ कर नहीं सकते। मतलब हम शायद उसमें हम यूक्रेन मामले में कुछ नहीं कर सकते, हम पैलेस्टाइन और ये जो इजराइल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे जो लोग हैं आसपास, अगर इस तरह के लोग जो लाशों पे हंस रहे हैं, वो तो हमारे आसपास ही है और उन पे तो हमें चिंता होना चाहिए। चाहे वो इजराइल की मौत पे हंसे, चाहे वो पैलेस्टीन के लोगों की मौत पे हंसे। सही बात है भाई, सही बात है। Politicians if they are not in politics. योगी जी ले लो। क्या लगता है सभापति महोदय किसके लिए होगा ये? राहुल गांधी के लिए भी। ही इज ऑलवेज लाइक आलू यू, आलू यू। मोदी बाकी सब जी बाबू सुना आलू करते। यू, मोदी जी। Which is the national park in India? Narendra Modi. G20 के बाद से मोदी की आवाज में जो AI वाले गाने बने हैं, है ना भाई, उनका जो पेन है। ऐसे थोड़ी ना 2 इलेक्शन जीत। ऐसे थोड़ी ना तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मेरे पापा का रिएक्शन व्हेन आई आस्क्ड हिम टू फॉलो माय पैशन। इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें। बताना चाहूंगा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की तू बोल What has been your worst autocorrect story? मैं छत्तीसगढ़ में था, तो उसी टाइम पे मैंने एक वेब सीरीज में एक शब्द सुना था, शायद बेडेस था। तो बेडेस था, तो मुझे ये आता कि बेडेस कोई मतलब मजेदार चीज है और कोई ऐसी लड़की जो एकदम हर चीज में परफेक्ट हो, कुछ ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में था। एक जर्नलिस्ट लड़की थी जो मुझे पसंद थी, और तो ऐसे में बात कर रहा था, तो उसने भी फोटो डाला था ट्विटर वगैरह पे, तो मेरे दिमाग में ऐसे था बेडेस वाला शब्द। तो मैंने क्या करा कि यू आर लुकिंग डम्बेस। ये तो पता नहीं था कि बेडेस और डम्बेस में अंतर है। तो फिर उसका रिप्लाई नहीं आया। मैं बोला कोई बात हो गई है। मैं बोला क्या हुआ? तो फिर उसने बोली कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की कैसे? तो मैंने जल्दी देखा कि डम्बेस का क्या मतलब है। फिर मुझे पता चला कि डम्बेस और बेडेस में अंतर है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन द स्टूडियो, जी न्यूज। क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ये लोग
स्टूडियो में बैठ गए, जरूरी नहीं तो फिर इजराइली लोग जा भी क्यों है, रिपोर्टिंग की ग्रीन स्क्रीन पे लगा दो। दोस्तों मैं गाजा पहुंच गया हूँ, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पर इजराइल जुर्म ढा रहा है। ओ हो आए राम, एक बम उठा के अभी गिराया भाई। तो गाइस ये था इस हफ्ते का संडे शो का मीम रिव्यू। बिग थैंक यू टू हमारे शिवांश जी जो इस हफ्ते के सभापति थे। शिवांश, ग्रेट होस्टिंग यू, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। ऑल्सो श्याम मीरा सिंह इज ऑल्सो अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। आपने उनका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ वीडियोस इनकी यहाँ पर मैं लिंक करके दे सकता हूँ, आप जाके बिल्कुल देगा। बहुत अच्छी और बहुत बेबाक वीडियोस बनाते हैं, आप जाके श्याम का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ऑल्सो यू कैन बिकम अ सभापति इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्कैन द QR कोड राइट देयर इन द कॉर्नर एंड आपको हफ्ते की सारी न्यूज भी आपके व्हाट्सएप पर भी डिलीवर हो जाएगी। ये था इस हफ्ते का वीडियो। पसंद आया तो एज यूजुअल लाइक करना है, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर एंड एक को बोलना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।